नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हैदराबाद में बनाए गए एक रिमोट मॉनिटरिंग सेंटर के बारे में जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज को मॉनिटर करेगा। यहाँ पर टरबाइंस को मॉनिटर किया जाएगा। इसका क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पर इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज है, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहाँ पर मेरे वीडियोज़ के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स आपको घर बैठे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा सकता है, इसको क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इस कोर्स में ना केवल आपको वीडियोस, लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि अन्य कई फीचर्स हैं जो इसको एक नॉर्मल कोर्स से अलग बनाते हैं। दिस मेक्स इट अ स्मार्ट कोर्स। तो इस कोर्स के फीचर्स को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आप इस वीडियो की डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और studiiq.com वेबसाइट पर जाकर भी आप इसके डिटेल्स को, फीचर्स को देख सकते हैं। आप इस कोर्स को मोबाइल ऐप प्लस कंप्यूटर, डेस्कटॉप पर दोनों पर देख सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कीजिए या फिर जो हमारा चैट बॉक्स है वेबसाइट पर, वहां पर अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। लगभग 2 हफ्ते पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसने ये घोषणा करी कि हम अपने रिफाइनरी में स्थापित टरबाइंस को हैदराबाद के सेंटर से मॉनिटर करेंगे। एक नया सेंटर स्थापित किया गया है। इसको पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था अराउंड 29 और 30 दिसंबर 2020। तो ये रिमोट मॉनिटरिंग सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया है एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन भेल एंड जीई गैस टरबाइन सर्विसेज। तो भेल एक सरकारी PSU है, आप जानते ही होंगे, और जीई गैस टरबाइन सर्विसेज, जी US की कंपनी है। तो इन दोनों पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर के तहत इंडियन ऑयल रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर की स्थापना करी है। अब इसके नाम से ही आप कई चीजें समझ सकते हैं। इंडियन ऑयल का है ये रिमोट मॉनिटरिंग, यानी दूर से यहां पर मॉनिटरिंग और ऑपरेशन देखे जाएंगे। किसके? गैस टरबाइन के। ये टरबाइंस कौन सी है? ये वो गैस टरबाइंस हैं जो रिफाइनरी को पावर देती हैं। तो इंडियन ऑयल की जो 8 रिफाइनरीज हैं, वहां से जो डेटा आएगा वो इस सेंटर में आएगा और ये रिफाइनरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत की रिफाइनरीज को चलाने में। तो अभी भारत की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो आपको याद रखनी है 249.366 MMTPA। ऐसे याद रख लो, लगभग 250 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की हमारी कैपेसिटी है। इतना भारत की सभी रिफाइनरीज मिलकर रिफाइन करती हैं ऑयल को। और भारत में टोटल रिफाइनरीज कितनी है? तो टोटल 23 रिफाइनरीज हैं, जिनमें से 9 इंडियन ऑयल द्वारा मेंटेन करी जाती हैं, चलाई जाती हैं। एक उनकी सब्सिडरी भी है और उसके अलावा 2 हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हैं, 2 भारत पेट्रोलियम की हैं, 2 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो कि IOCL का ही एक सब्सिडरी है, और ये 3 अन्य रिफाइनरीज हैं पब्लिक सेक्टर की। फिर अगर आप देखें जॉइंट वेंचर में, तो 2 रिफाइनरीज बीना और भटिंडा, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जॉइंट वेंचर्स मिलकर चला रहे हैं, और 3 प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज हैं। तो ये आपको डेटा ध्यान होना चाहिए कि कितनी प्राइवेट सेक्टर है, कितनी पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज हैं। खास करके प्राइवेट सेक्टर की याद रख लो, तो जामनगर में रिलायंस की 2 रिफाइनरीज हैं और SR के द्वारा वाडीनार गुजरात में चलाई जाती है एक और रिफाइनरी। तो ये 3 प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज भारत में इस वक्त चल रही हैं। टोटल 23 एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज, 2 रिफाइनरीज और बन रही हैं। एक बन रही है आंध्र प्रदेश में, दूसरी बन रही है राजस्थान के बाड़मेर, जो कि मेरा गृह जिला है। तो बाड़मेर में HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट मिलकर एक नई रिफाइनरी बना रहे हैं विच वुड बी प्रोबेबली ऑपरेशनल बाय 2023 और 24। जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई उसी को मैप पर यहां दर्शाया गया है। आंध्र प्रदेश वाली का नाम मैंने आपको नहीं बताया था, तातीपाका गांव है, वहां पर ये रिफाइनरी बन रही है। तो तातीपाका रिफाइनरी और बाड़मेर रिफाइनरी 2 लेटेस्ट रिफाइनरीज हैं भारत की, जो अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुई है। इनफैक्ट बाड़मेर वाले का तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये रिफाइनरीज लगभग कहां पर है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन, एटलीस्ट स्टेट आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप असम, महाराष्ट्र या गुजरात जैसे राज्यों को बिलोंग करते हैं तो आपको हर रिफाइनरी की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होनी चाहिए। अब मैं सारी रिफाइनरीज को 23 रिफाइनरीज का नाम फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप असम से हैं तो आपको पता होना चाहिए बोंगाईगांव, दिग्बॉय, गुवाहाटी, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज कहां पर हैं, कौन सी कंपनी के द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं, IOCL की हैं या और किसी कंपनी की हैं, इतना सा आपको मालूम होना चाहिए। ओके। और इंडियन ऑयल के द्वारा जो रिफाइनरीज ऑपरेट करी जाती हैं वो यहाँ मैप पर मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो इस लेक्चर के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इन्हीं रिफाइनरीज का जो डेटा है वो इस हैदराबाद के रिमोट सेंसिंग सेंटर पर भेजा जाएगा। तो गुजरात, पानीपत, मथुरा, बरौनी, पारादीप, हल्दिया, गुवाहाटी, दिग्बॉय और बोंगाईगांव, ये रिफाइनरीज इंडियन ऑयल की हैं। चेन्नई वाली जो रिफाइनरी है वो इन्हीं की सब्सिडरी है, एग्जैक्टली इनकी नहीं है बट इनकी सब्सिडरी है। और इसमें भी जो पारादीप रिफाइनरी है वो इंडियन ऑयल की सबसे लेटेस्ट रिफाइनरी है, 2016 में उसे कमीशन किया गया था। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल ने एक नए तरीके का पेट्रोल लॉन्च किया था, उसका नाम उन्होंने दिया है 100 ऑक्टेन पेट्रोल।
इसका प्राइस काफ़ी महंगा है, 160 रुपीज़ पर लीटर का ये पेट्रोल होगा। ये पेट्रोल कौन सी रिफाइनरी में बनाया जा रहा है, यानी कि कहाँ से आ रहा है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने स्टडी IQ का वीडियो देखा है उस टॉपिक पर तो आपको ये जानकारी मालूम होगी। हैदराबाद में बना ये रिमोट मॉनिटरिंग सेंटर भारत सरकार के दो बड़े प्लान्स का एक तरह से रूपांतरण है। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया दोनों के ही सपनों को ये पूरा करता है। इससे फायदा क्या होगा, जो डेटा हमारे पास आएगा इन गैस टरबाइंस का, ये वो गैस टरबाइन है जो रिफाइनरी में पावर देती है, रिफाइनरी इन्हीं टरबाइंस के कारण चलती है। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें पहले ही पता चल जाएगी। तो प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग के सहारे मेंटेनेंस आसान होगा और गैस टरबाइंस खराब कम पड़ेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मल्टी यूनिट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। देखो, ऐसा नहीं कि गैस टरबाइन को बिल्कुल भी कोई मॉनिटर नहीं करता है, इंडिविजुअल हर रिफाइनरी में उनकी मॉनिटरिंग होती है, लेकिन पहली बार एक साथ इतनी रिफाइनरीज का डेटा एक जगह पर आएगा और इस तरह का मल्टी यूनिट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा। तो पहला PSU है इंडियन ऑयल जिसने इस तरह का सेंटर स्थापित किया है। रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? रिमोट शब्द ही बता देता है कि दूर से बैठे बैठे आप किसी चीज को देख रहे हैं या फिर ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आपके टीवी का रिमोट है तो आप उससे 10 फीट दूर बैठ के भी उसको चला सकते हैं। तो रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम उन बड़ी फैसिलिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस चलते हैं, जहां पर हर जगह इंसान का बैठना, डेटा को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो खास करके बड़ी फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या फिर रिफाइनरी जैसे जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कुछ डिग्री ऑफ ऑटोमेशन की आवश्यकता होती है और इसी ऑटोमेशन को बाद में यूज किया जाता है। इसका जो डेटा आता है इसको एनालाइज किया जाता है और उससे आगे का कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसे स्पेसक्राफ्ट है, अब इसरो के जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते हैं तो आप अक्सर देखेंगे न्यूज में इस तरह की फोटोज आती हैं कि सैटेलाइट को ऐसे एक सेंटर से मॉनिटर किया जा रहा है। तो वो भी एक प्रकार का रिमोट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो इसरो ने स्थापित कर रखा है। अगर आपको पता है कि वो किस शहर में है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, बड़े एयरपोर्ट, सब में ये रिमोट मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम सब धीरे धीरे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इनमें होता क्या है कि जो सेंसर्स हैं वो डेटा भेजते हैं, टेलीमेट्री स्ट्रीम्स के द्वारा वो इनपुट आता है और उसके बाद बैठकर इन स्क्रीन्स पर वो डेटा आता है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठकर उस डेटा को समझते हैं, उसका सिर पैर समझने की कोशिश करते हैं और इसके बेसिस पर वो निर्णय ले सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम आने वाली तो नहीं है। उन्हें पहले ही डेटा देखकर आभास हो जाता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे इसका एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं। आपकी गाड़ी में एक फ्यूल सेंसर होता है, तो आपकी मोटरसाइकिल में, बाइक में, कार में जब भी फ्यूल कम होता है तो एक लाइट पहले ही जल जाती है कि आपकी गाड़ी में बहुत ही कम पेट्रोल बचा है, 5 लीटर बचा है, 10 लीटर है, अब आप पेट्रोल भरवा लीजिए। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप कहीं पर अटकेंगे नहीं, आपका पेट्रोल खत्म नहीं होगा, आपको धक्का नहीं मारना पड़ेगा अपने बाइक को। तो ये भी एक प्रकार का ऑटोमेशन है, लेकिन ये छोटे दर्जे का ऑटोमेशन है। इसी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जब होते हैं तो इस प्रकार के बड़े सेंटर्स को स्थापित किया जाता है। तो हैदराबाद का जो ये रिमोट सेंसिंग, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है रिफाइनरीज के लिए, ये प्रोएक्टिव, प्रिडिक्टिव, एनालिटिक्स बेस्ड ऑटोमेटेड अनोमली डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। इसमें आप इंग्लिश की भी पढ़ाई कर सकते हैं, इन सभी शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, लेकिन की वर्ड यहां पर है एनोमली डिटेक्शन, यानी कि कोई खराबी हो उससे पहले ही उसे जान जाया जाए और जितना जल्दी हो सके उसे करेक्ट कर लें। और इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया है GE, भेल और इंडियन ऑयल ने मिलकर। तो यहां पर जो ऑपरेशनल डेटा है कहाँ से, गैस टरबाइन से आ रहा है, वो डिजिटली पहुंचेगा इस हैदराबाद वाले सेंटर पर 24/7 और इससे डिटेक्ट और डायग्नोस किया जा सकता है इमर्जिंग इश्यूज को। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पहले ही बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है ताकि रिफाइनरी में शटडाउन्स ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रिफाइनरीज में यही है कि इतने कॉम्प्लेक्स ये रिफाइनरीज होती हैं कि अगर यहाँ पर कुछ एक सिस्टम भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी रिफाइनरी बंद करनी पड़ती है और जब भी रिफाइनरी बंद होती है तो आप सोचिए करोड़ों रुपए का नुकसान डेली हो रहा है। और एक और फायदा ये होगा इस रिमोट मॉनिटरिंग सेंटर का कि यहां पर रिफाइनरीज में जो हीट एनर्जी का इस्तेमाल होता है, याद रखिए रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, उसमें अपने आप में बहुत एनर्जी लगती है। तो ये जो टरबाइंस के द्वारा एनर्जी जनरेट होती है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, इसका ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है जब डेटा आएगा। तो जब मैक्सिमम जरूरत है तब टरबाइंस को फुल कैपेसिटी पे चला सकते हैं, जब मैक्सिमम जरूरत नहीं है तब थोड़ा उसे कम स्पीड पर चलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर डिजिटलाइजेशन का फायदा क्या होगा कि हम एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज उसे कर पाएंगे। अब ये रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ओरिजिनली USA में लगने वाला था। जनरल इलेक्ट्रिक US की कंपनी है, वहीं पर उसके ज़्यादातर हेडक्वार्टर, सारे बड़े बड़े ऑपरेशनल सेंटर्स स्थापित हैं। तो GE का एटलांटा एनालिटिकल सेंटर जो है वहां पर इसको स्थापित करने का प्लान था। एटलांटा वो शहर है जहां कोको कोला कंपनी का भी हेडक्वार्टर है। तो प्लान पहले ये था कि GE
उसे यूएस में स्थापित करेगी, लेकिन फिर भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा डेटा क्रिटिकल डेटा है, ये हमारी रिफाइनरीज का डेटा है, ये भारत के बाहर नहीं जाएगा। तो डेटा रेजिडेंसी क्लॉज और नेशनल साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस के तहत ये प्लांट अब हैदराबाद में स्थापित किया गया, ये सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया। और अभी देखिए, भारत के कानून इन क्रिटिकल डेटा के लिए तो हैं कि सरकार के बड़े बड़े जो संयंत्र हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनका डेटा नहीं जा सकता। लेकिन अभी हमारा जो पर्सनल डेटा है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप जो भी अपलोड करते हो, वो सारा डेटा यूएस के सर्वर्स पर या भारत के बाहर के सर्वर्स पर स्टोर होता है। तो भारत सरकार ने कोशिश करी थी 2019 में कि एक कानून लाया जाए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये बिल टेबल हो गया था लोकसभा में, लेकिन अभी तक ये सिलेक्ट कमेटी के पास अटका पड़ा है, अभी तक पास नहीं हुआ है। अगर ये बिल पास हो गया, ये कानून बन गया, तो आपका और हमारा जो जितना भी डेटा है, जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स को देते हैं, वो भी सारा भारत में रखना जरूरी है। तो उनको अपने सारे सर्वर्स भारत में लाने पड़ेंगे, भारतीय लोगों का डेटा यहां स्टोर करना पड़ेगा। तो अभी सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा तो भारत में हो रहा है सरकार के द्वारा, जहां पर उसके लिए पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन हमारा पर्सनल डेटा इस तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। रिमोट मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कोई भी मेंस क्वेश्चन आता है इस बारे में, तो आप ये तीन शब्द जरूर लिखिएगा। इन तीन से होता क्या है, हम रिफाइनरीज के शटडाउन को अवॉइड कर सकते हैं, और शटडाउन अवॉइड करके लाखों करोड़ों रुपए हर साल बचाए जा सकते हैं। इससे इंडियन ऑयल रिफाइनरीज हायर स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस भी हासिल कर सकती हैं, और जो टेक्निकल सुपीरियोरिटी है उसे भी मेंटेन किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।